हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्टेड। इससे पहले मैं एक और बात बोलूँगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे जाके और लाइक करे जाकर। आज जो मेरे चैनल पर जो पिछले अध्याय का जो है उसका आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय पहले पढ़ चुके हैं। सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान या विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, सामान्यतः श्वसन कहते हैं। वाह! अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों का और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट, चपटे, कृमि आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिका होता है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा और तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम या गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियाँ क्लोम द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया या उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। अब है मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार है जो ओठों के ऊपर बाह्य की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुँचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप कंठ अक्षत से ढकी जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीय एवं तृतीय स्तर की श्वसनी या श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाओं अपूर्ण उपास्थि बल्लियों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिकाई थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। ये फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस
आवरणी झिल्ली फेफड़ों की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नसारंध्र से अंतः श्वसनिकाओं तक का भाग चलन भाग, जबकि कुपिकाओं एवं उनकी नलिकाओं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियाँ और नीचे से गुदम्बाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों या फुफ्फुसी की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। यहाँ पिक्चर दिया है मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य, साथ ही बाएं फेफड़ों का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। तो देखिए, ये है कंठ छद और ये है कंठ है, ये अपूर्ण उपास्थि में वल्य है, ये श्वास नली है, ये श्वसनी है, ये पसली का कांटा आखिरी छोर, ये फेफड़ा है, ये फुसफुसीय झिल्ली है, फुसफुसीय आवरणी झिल्ली है, ये कुपिका है, ये फुसफुसीय आवरणी द्रव है, ये श्वसनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण। तीसरा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। चौथा, रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। पांचवा, अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 श्वसन में बताया गया। श्वसन क्रिया विधि। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इसी तरह निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और एक विशिष्ट पेशी समूह या पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरशुक या इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पक्ष वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देते हैं। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुसफुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों का शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थि के उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। यह अंतःश्वसन पहला निश्वसन दर्शाते हुए श्वसन की क्रियाविधि। पहला अ है अंतःश्वसन, देख लेते हैं हम अंतःश्वसन। तो इसमें देखिए वक्ष आयतन में वृद्धि हुआ, पसलिया उरोस्थी का फैलना, पसली पिंजर संकुचित होता हुआ डायफ्राम, ठीक है। इसमें डायफ्राम का शीतलन एवं आर्चर ऊपरी गमन, वक्ष आयतन में कमी हुआ, पसली और उरोस्थी अपने मूल स्थान पर वापस लौटना, बाहर निकलना हवा। अब श्वसन संबंधी आयतन और क्षमता है। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निश्वासित कर सकता है। अब है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। निश्वसन सुरक्षित आयतन, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है। अवशिष्ट आयतन, वायु की वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसतन 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ऊपर वर्णित कुछ अवशिष्ट आयतन को रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं या फुफ्फुसीय धारिताएं निकाली जा सकती है, जिसका नैदानिक उद्देश्य में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। TV प्लस IRV इक्वल टू IC, इंस्पायरेटरी IC यही होता है। निश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। सामान्यतः अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिससे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। TV प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ERV प्लस RV। अब है जव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी VC। बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निश्वासित कर सकता है। ठीक है। फेफड़ों की कुल क्षमता, बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC प्लस RV। फेफड़ों की कुल क्षमता यही है। गैसों का विनिमय, कुकुयिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं।
अब यहाँ पिक्चर में कुछ देख लेते हैं। वायु कुपिका एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्र। देखिए यहाँ एक कुपिका वायु है, इसमें PO2 जो है आंशिक P मतलब पार्शियल होता है, PO2 104 mmHg है। अब PCO2 इसमें कुपिका वायु है, ये PCO2 40 mmHg है। तो चलिए O2 गया फुफ्फुसीय शिरा से सिस्टमैटिक धमनी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए, फिर यहाँ शरीर से ऊतक और ऊतक से शरीर। तो यहाँ PO2 है, इधर PO2 95 है और PCO2 40 mmHg है। बदलाव के बाद हुआ गया PO2 40 और PCO2 45 हो गया। सिस्टमैटिक शिरा विऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फिर वायु कुपिका में वही चला जाता है CO2। तो वही है, यह CO2 का आदान प्रदान हो गया पिक्चर में साफ। अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों मिश्रण स्थलों में इन दो गैसों का आंशिक दाब तालिका 17.1 और 17.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इस प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ। चूँकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। थोड़ा सा पहले ऊपर वाला कुछ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में नीचे वाला पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब मिली mmHg में। श्वसन O2 वातावरणीय वायु 159, वायु कुपिका 104 है, अनाक्सीकृत रक्त है 40, ऑक्सीकृत रक्त है 95 इसमें, और ऊतक में गया 40 में, वही ऊतक में 40 होगा। फिर CO2 में 0.3 है, वायु वातावरणीय वायु कुपिका में 40 है, अनाक्सीकृत रक्त में 45, ऑक्सीकृत रक्त में 40 है, ऊतक में 45 हो गया। चलिए विसरण झिल्ली मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कुपिका की पतली सल्की उपकला या सल्की एपिथेलियम, कुपिकाओं के कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक सल्की उपकला आधारीय झिल्लिका और रक्त के कोशिकाओं की अंतःकला की एक एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। एक फुफ्फुसीय वाहिका की एक वायु कुपिका का अनुप्रस्थ काट है। चलिए यहाँ देखिए कुपिका भित्ति की सल्की उपकला ये है रक्त वाहिका, ये बीच वाला धारीय तत्व है, ये वाला रक्त कोशिका की अंतःकला, ये है लाल रक्त कोशिका। वायु का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है। चलिए अब गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो यहाँ O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 प्लाज्मा द्वारा घुलने अवस्थाओं में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती
है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा कुल अवस्था में होता है। अब है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापमान कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 मिली ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिली वही O2 प्रदान करता है। वो चित्र देख लें, वियोजन चक्र का चित्र देखिए। ये वियोजन चक्र का चित्र, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्ति का प्रतिशत है ऊपर वाला। साठ में 100 ऊपर जाएगा, 100 पर मिल जाए, 60, 80, देखिए 20, 30 पे जाके मिल रहा है। जैसे जैसे वियोजन चक्र है देखिए। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2, निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 + H2O, H2CO3 और फिर वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में CO2 + H2O, H2CO3 में परिवर्तित होता है। फिर उसी की उपस्थिति में HCO3- + H+ में परिवर्तित होता है। फिर उधर से फिर H2CO3, मतलब ये समझिए कि दोनों दिशाओं में होता है। फिर CO2 + H2O बन जाता है। ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 मुक्त RBC और प्लाज्मा में विचलित होती है और HCO3 और H+ बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह का बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कुपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। अब श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन।
मानव अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होते हैं जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पुंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत कर सकता है या सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम कर सकता है और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकता है। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रियाओं में आवश्यक समायोजन करता है जिससे यह पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी रचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्रवाई हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है, याद रखना। अब है श्वसन का विकार। दमा में श्वसनीय और श्वसनकाल की स्रोत के कारण श्वसन के समय घड़घड़ाहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी स्रोत या श्वसनी की स्रोत है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है जिससे लगातार खांसी होती है। वात स्फीति या एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है जिसके कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक व्यावसायिक श्वसन रोग। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थरों की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, जहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावित नहीं कर पाती, दीर्घकालीन प्रभावी स्रोत उत्पन्न कर सकता है जिनसे रेसायमयता रेसी ऊतकों की प्रचुरता होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों के गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों का मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।